अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, कराची का जो मौसम है वो अब कुछ बेहतर होता जा रहा है और ऐसा मौसम होता जा रहा है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई आगे जो रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहे हैं, उसमें गर्मी होगी और अल्लाह ना करे कि ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन यही कहा जा रहा है कि मौसम ओवरऑल जो है वो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि अब ओवरऑल वेडिंग सीज़न भी आगे बढ़ रहा है और अब ओवरऑल जितनी भी अगर देखा जाए ना फैशन ट्रेंड या स्टाइलिंग देखे जाए तो जो वेलवेट है वो लोग जो है उसको अब पहनना कम कर रहे हैं। उसकी रीज़न है वेदर, उसकी रीज़न है स्टाइलिंग, क्योंकि हर मौसम का अपना एक ट्रेंड होता है, हर मौसम का अपना एक स्टाइल होता है। तो आपके पास अगर कॉटन के कपड़े हैं, अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो पार्टी वियर हैं, उसमें शेफून है, जॉर्जेट है या फिर क्रिंकल है, व्हाटएवर, वो आप ज़रूर वेयर करें। लेकिन अब ये जो मौसम है ये वेलवेट पहनने वाला मौसम नहीं है। अब तक जितने लोगों ने भी वेलवेट के ड्रेसेस पहने हैं दैट्स फाइन इनफ, मगर अगर आप मज़ीद जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और ये सोच रहे हैं कि जी आगे भी ठंड होगी या मौसम थोड़ा सा जो है ऐसा होगा कि आप वेलवेट के ड्रेसेस ले सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट बाय इट। वरना फिर अगर आप ख़रीद लें और सेल में से ख़रीद लें और आपको वो सस्ता मिल जाए तो ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि फिर वो आपके अगले साल काम आ सकता है। क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं ये कम से कम 2, 2.5, 3 साल चलते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और शहर कायद का मौसम जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। शहर का मौसम जो है वो सर्द है, खुश्क है, मतलब साफ़ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन भर मौसम खुश्क रहेगा। रात में खुनकी महसूस की जाएगी। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 से 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% है। तो ये तो होगी जी मौसम की बात। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज पूरे मुल्क में आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। अच्छा, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज पूरे मुल्क में और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। और अभी जो रीसेंट एक्टिविटीज़ है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मुजफ्फराबाद में सुबह के टाइम पर 9 और 10 बजे के दरमियान जो है वो सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी जो है वो अख्तियार की गई। इसके अलावा पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। आज के पूरे दिन जो है कश्मीर के हवाले से बात होगी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास भी होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मुजफ्फराबाद जाएंगे और शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ है और जिस तरीके से हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो उनका स्टांस है, जिस तरीके से वो इंडिया की जो गाज़बाना पॉलिसीज़ हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया अब इस बारे में जानती है कि इंडिया जो है वो कश्मीरियों के साथ क्या कर रहा है। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने, जो कि साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तो इस तनाजुर में कश्मीरियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कश्मीर के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज के दिन हम न सिर्फ पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर बनाते हैं, बल्कि सारी दुनिया में जो हमारे अहले पाकिस्तान अहले जम्मू कश्मीर मौजूद हैं, वो वहाँ की मकामी आबादियों के साथ मिलके कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। कहते हैं कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तनहा नहीं हैं, वो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं। और हमें मालूम है कि अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर मैसूर हैं, मुक़य्यद हैं और उसके बाद उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और हिंदुस्तानी फ़ौज, काबिज़ फ़ौज वहाँ उनको हर किस्म के इस्तबदाद का निशाना बना रही है। लेकिन हम लोग उनके लिए सियासी और सफारती जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को हम इस तरीके से कायल कर लेंगे कि वो मसला कश्मीर को हल करने के लिए हिंदुस्तान को मजबूर करे, उसे मुज़ाकरात की मेज़ पे लाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल ढूंढा जाए गुफ्त व शुनीद के ज़रिए। साथ साथ हम इस दिन ये भी मुतालबा करते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी बेईमाना सलूक जो हमारे भाइयों और बहनों के साथ किया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी ख़ासतौर से हुकूक़ इंसानी की तंजीमें दुनिया भर में या ह्यूमन राइट्स काउंसिल या उससे मुंसलिक जो है स्पेशल रैपर्टर्स और माहिरीन जो है ये आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने नवंबर में आवाज़ बुलंद की थी, बल्कि एक रिपोर्ट मुरतब की थी हिंदुस्तान के मसालिम की। और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम के बाद
कश्मीरियों के हुकूक उनसे छीने, जिस तरीके से उनको तबाह बर्बाद किया, जिस तरीके से उनकी उनकी उनको घरों से निकाला, उनके घर मस्वार कर दिए, उनकी जो कारोबार थे उनको तबाह हो दिया। तो ये सारे के सारे जो है अब जो दुनिया के रेडार पे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये जद्दोजहद जारी रहे, हम इससे तेज तर करें और अहले जम्मू कश्मीर के लिए ये जो जुल्म की लंबी से आ रहा है इसको ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अब ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉबी है, इंटरनेशनल आर्मी बरादरी है, वो इस मामले पर संजीदा नज़र आती है या सिर्फ ये बयानात की हद तक है कि उन्होंने सॉलिडेरिटी शो कर दी, कश्मीर के हवाले से बात कर ली? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? इस वक्त अलमिया यह है कि जो आलमी निज़ाम है वो गैर मुस्तहकम है, और ख़ुद जो अमेरिका ने जिस आलमी निज़ाम को तश्कील दिया था या उसे तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा किया था, वो ख़ुद मुख्तलिफ मामलात में पसो पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर गज़ा के सिलसिले में अब उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, तो ठीक है, एक किस्म की पेशरफ्त है, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा का रास्ता था वो उन्होंने इख्तियार किया, लेकिन जुज़वी तौर पर। और इसी तरीके से मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे हर साल डाला जाता है, और ये अहले जम्मू कश्मीर और अहले पाकिस्तान की तरफ से तवक्को होती है कि उसके ऊपर बहस व तमहीस होगी, कोई फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें नाउमीदी तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सुनने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। आलमी बरादरी जो है वो इस वक्त जो है आलमी सियासत के शिकंजों में कसी हुई है। उसमें माशी मुफादात, एक दूसरे के साथ तजारती जंगें, और फिर जो है कोई नए इलाकों के ऊपर जो है कब्जे की बातें हो रही हैं। इससे हिंदुस्तान को छूट मिल जाती है। हिंदुस्तान समझता है कि उसने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो उसे मुस्तकिल कर सकता है, उसे दवाम बख्श सकता है। लेकिन असल में बात यह है कि जो जम्मू और कश्मीर के लोगों ने जो फैसला सन 1947 में किया था कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल नहीं होंगे, वो आज तक उस फैसले पे बरकरार हैं। और इसकी दलील ये मिलती है कि तमाम उनकी अफवाज के पहरे के बावजूद अहले जम्मू कश्मीर से, वहीं से मकबूजा कश्मीर से ये आवाज़ उठती है कि वो जुल्म के इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो हिंदुस्तान की रियासत का फितरी हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश है कि एक्सपोज किया जाए। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके वहाँ पर जिस तरह से जुल्म सितम है, उनका जिस तरह से जो है इस्तेहसाल किया जाता है, वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जाता है, वहाँ पर लोगों को इंटरनेट की सहूलत नहीं दी जाती, वहाँ पर कोई भी न्यूज़ मीडिया जो है वहाँ जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बारहा इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पर यह मसला उठा चुका है। अभी आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने कितने मौसर अंदाज में कश्मीर की बात की है, कितने मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद की है? जो मुकदमा कश्मीर है उसके लिए पाकिस्तान हरा बल दस्ता है। उसने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, यानी अब तक जो है तकरीबन 6 जंगें वो लड़ चुका है इस सिलसिले में हिंदुस्तान के साथ। जो पहली जंग थी वो सन 1947 की जंग थी, जो कश्मीरियों खुद भी लड़ी थी। सन 1948 की जंग थी जिसमें पाकिस्तान बराह रास्त और बड़े ज़ोरदार अंदाज से शरीक था। उसके बाद 1965 की जंग, 1971 की जंग भी जो है जुज़वी तौर पर कश्मीर के सिलसिले में थी, 1999 की जंग, और फिर जो मार्का हक गुज़श्ता बरस। इसमें अगर देखें तो इसका जो मरकज़ी नुक्ता है या मरकज़ी मामला है या मरकज़ी तनाज़ा है वो कश्मीर है। तो एक तो उसमें अहले पाकिस्तान ने शहादतें दी हैं, कश्मीरियों ने बहुत सी शहादतें दी हैं। सन 1947 से अब तक वो तकरीबन 5 लाख जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान सिफाती महाज पे बहुत मुतहर्रिक रहा है। इब्तदाई अय्याम में, मतलब आज़ादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद इब्तदाई अय्याम ने उस अक़वाम मुत्तहिदा से तकरीबन 12 करारदादें मंजूर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी एक राय शुमारी के लिए। और उस वक्त से अब तक जो है वो हर सफारती महाज पे लड़ रहा है। वो इस्लामी सीम हो, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल हो, जनरल असम्बली हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, वहाँ मसला कश्मीर उठाता है। और पाकिस्तान इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई झिझक का मुजाहरा नहीं करता, बल्कि बहुत ही
मजबूत अंदाज में मसला कश्मीर को दुनिया के तमाम ऐवानों में, दुनिया की तमाम पार्लियामेंट्स में, दुनिया के तमाम थिंक टैंक्स में और राय साज इदारों में पेश करता है। बिल्कुल, बहुत मौसर अंदाज में जो है पाकिस्तान ने इस हवाले से आवाज़ बुलंद की है। जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, डेफिनेटली हमने बहुत वाज़े अपना पैगाम पहुंचा है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया को एक्सपोज करना और इंडिया के साथ जो कुछ भी अभी सिचुएशन है वहाँ पर और जो कुछ भी वो जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके बाद अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। अगर आप कई सारे आर्टिकल्स देखें तो उसमें अब वाज़े तौर पर कहा जाता है कि इंडिया जो है वो वाकई वहाँ पर गलत कर रहा है। ह्यूमन राइट्स का मसला है, ख़वातीन का मसला है, तालीम का मसला है, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है और इंडिया जो है वो अपनी ख़ासमाना पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पर विराजमान है। अच्छा, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार आपके ख्याल में कितना फ़ाल है? अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों के ऊपर अमल नहीं करवाया, इस वजह से हमें मायूसी है कि ये करारदादें उसकी थी, ये उसने खुद मुरतब की थी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ साथ साथ कि अक़वाम मुत्तहिदा से 1947 से लेकर अब तक जो है वो तैयार रहा है राय शुमारी करवाने के लिए और कश्मीरियों को उनका हक देने के लिए, हक हक़ खुदरादियत देने के लिए, लेकिन उसकी राह में और बैन अल-अक़वामी राय आमा की राह में हिंदुस्तान खड़ा रहा है। तो लेकिन इस्लामी ताउन तंजीम का जिक्र करूं तो मैं ये कहूँगा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम जम्मू कश्मीर उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर साल, हर वजारती कॉन्फ्रेंस में, हर सरबराही कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर के ऊपर सन 1980 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, उस सन 1990 में, माफ़ कीजिएगा, सन 1990 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, उससे लेके अब तक जो है वो हर साल कई करारदादें पास करते हैं और सख्त तरीन अल्फाज में हिंदुस्तान के जारहाना इक़दाम, कश्मीर में जो जारहाना इक़दाम हैं उनकी मजम्मत करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये इस्लामी ताउन तंजीम जो है उसके पास कोई इस किस्म के इख्तियारात नहीं हैं कि वो कोई अस्करी कदम उठा सके या अमली कदम उठा सके, लेकिन जहाँ तक सियासी और सफारती हिमायत का ताल्लुक़ है तो वो उसने भरपूर अंदाज में कश्मीरियों को दिए है और अहले पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी अपनी रिपोर्टें छापी थी 2018-2019 में या उससे पहले जो है उन्होंने बड़ी मरबूत और जामे रिपोर्ट्स शाया की जो हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में हकूक़ इंसानी का एक बहरान पैदा किया हुआ है, वहाँ जिस तरीके से कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे इदारे जो है वो गाहे बगाहे आवाज़ उठाते रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का तो जुल्म सितम जारी है और बैनुल-अक़वामी बरादरी गज़ा के सिलसिले में, मशरक़ वस्ता में और मकबूजा फ़लस्तीन के सिलसिले में नाकाम रही है, उनको इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए जुल्म सितम की तारीख शब और भी तारीख हो गई है। तो लेकिन हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये एक लंबा सिलसिला है और उसमें यह है कि इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अहले पाकिस्तान हिम्मत नहीं हारे हैं, नौजवान जो है अब इस सफ़ों में शामिल हो रहे हैं वकालत कश्मीर के लिए। तो जब तक हिंदुस्तान इसको कश्मीर को आज़ादी नहीं देगा, मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी रियासत की इलाक़ाई यकजहती मखदूश है। अच्छा सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल हमें हिम्मत नहीं हारनी है और इस हवाले से नौजवान जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों के हवाले से बात करेंगे कि कश्मीरी नौजवानों के हौसले और जद्दोजहद को आप कैसे देख रहे हैं? उनको मैं ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम जुल्म सितम के बावजूद वहाँ मुतय्यन शुदा 10 लाख फौजियों के बावजूद जो उनके ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं और उन्होंने हर किस्म की वहाँ नाकाबंदी की हुई है, तालाबंदी की हुई है मुकम्मल तौर पर, इसके बावजूद जो है अहले जम्मू कश्मीर बिलखसूस नौजवान हमेशा मज़ाहमत करते रहे हैं और उनके जो इसमें जो वैसे तो तमाम सियासी क़ुव्वतें, सियासी जमातें जो हैं या सियासी ग्रुप्स जो है इस सिलसिले में बहुत मुतहरिक हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ उनके तलबा को, उनके वकला को, उनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और
ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स को, जिन्हें हिंदुस्तान जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं उन कश्मीरी रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिंदुस्तान के जुल्म के इस निज़ाम की परवाह किए बगैर अपनी आवाज़ बुलंद की है। और इस वक्त जो है यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, आसिया इंद्राबी, कासिम फख्तू और मुसर्रत आलम भाट जैसे कायदीन जो है वो ज़ेर हिरासत हैं और हिंदुस्तान के बदनाम तरीन जेलों में वो सज़ा भुगत रहे हैं, यानी एक नाजायज़ सज़ा भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई किसी किस्म की ना दहशतगर्दी की, ना इंतहा पसंदी की। वो तो सिर्फ आज़ादी चाहते हैं और आज़ाद चाहते हैं। तो इस वजह से मैं नौजवानों की आपने बात की, तो वहाँ नौजवान जो है वो, उनको हिंदुस्तान ने 2019 में जो गैर कानूनी इक़दाम किए थे उसके बाद ये कहा था कि वो अहले जम्मू कश्मीर की दिल और दिमाग जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक गैर मसनूई गैर फितरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का। इसका कभी भी उसके साथ मुकम्मल इंसलाक और इंज़माम। बहुत शुक्रिया सर। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान की आवाम कश्मीरियों के साथ है और हम यही चाहते हैं कि इंडिया जो कुछ भी वहाँ पर कर रहा है, इंडिया पीछे हटे और इंडिया कश्मीरियों की जो राइट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ से उनके राइट्स एटलीस्ट उनको दे। और जितना जुल्म इस वक्त वहाँ पर है, जितनी तबाही इस वक्त वहाँ पर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को तो वहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं है। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है आजकल? लोगों के साथ स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं है, रीज़न ये है कि सोच बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, छोटी सी चीज़ की भी टेंशन है, सौदा नहीं आया, चीज़ें महंगी हो गई और इतनी सारी परेशानी है। छोटी छोटी चीज़ों की भी परेशानी है कि जी अगर जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं तो भाई रश बहुत है। तो क्या होता है कि जो छोटा छोटा भी स्ट्रेस होता है, यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो रोज़मर्रा रोज़ाना की एक्टिविटी के लिए भी अगर आप अपने सर पे लेते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, उससे भी आपकी स्किन इफेक्ट होती है, उससे भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? किस तरीके से शुगर और ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, अपने आप को फिट रखना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुमैरा और उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो हुमैरा? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुमैरा, ये बताइए कि शुगर और ब्लड प्रेशर, अगर किसी को शुगर हो गई है तो जाहिर है फिर उसके लिए उसको बैलेंस रखना है, उसके लिए फिर उसको बहुत सारे एक्टिविटी करनी है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है एंड ऑल दैट। बट शुगर से बचने के लिए, शुगर ना हो, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? और अगर किसी को शुगर है तो वो क्या करे? या फिर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उस सूरत में इंस्टेंट क्या रेमेडी हो सकती है, ये हमारे साथ में शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले तो शुगर का जो पेशेंट होता है, शुगर पहले जाहिर है बॉर्डर लाइन पे आती है ना जब हाँ डायग्नोज होती है। जी। और उसी वक्त डॉक्टर हमें अलार्म बजा देते हैं कि जी अब बॉर्डर लाइन आ गई। अब तो खैर डॉक्टर ये भी कहने लगे हैं जब बॉर्डर लाइन पे आए तो आप कुछ एहतियातें कर लें। एहतियात क्या होती है? हाँ अपने आप वर्कआउट में लेके आए। हमारा ना वर्कआउट खत्म हो गया है, हमें अपने आप को कहते हैं ना वॉक करो ज्यादा। हाँ शुगर में जितने, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर गुजरा हुआ इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बॉर्डर लाइन पे शुगर आई थी, हाँ डायग्नोज हुई, हम्म प्री डायबिटिक जिसे कहते हैं। हाँ तो उसको मैं एलोपैथिक, क्योंकि आई एम अ हर्बलिस्ट, मुझे तो ये था कि ठीक है मैं कंट्रोल कर लूंगी। हाँ और हमेशा हर बीमारी को हर बंदा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यस जब हम दवाइयों की तरफ जाते हैं ना, कि हमारा दिमाग होता है ना, ये कहता है नहीं जी मेडिसिन खानी है, मेडिसिन खानी है, तो वो फिर उस तरफ चला जाता है। कोशिश ये करें कि जब आपको खतरे का अलार्म बज जाए हाँ तो उसमें आपने वॉक बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि मैंने वॉक बहुत ज्यादा की। अच्छा चीनी तो अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। ओके आपने, आम लोगों को भी मैं मना कर रही हूँ, ये हम्म व्हाइट जहर है जो कि आप अपनी जिंदगी में, एक चीनी और एक सफेद नमक, अच्छा ये आप छोड़ दीजिए। मैं तो अपनी लाइफ में मैंने पिंक सॉल्ट का इजाफा कर दिया कि मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। सही। चीनी बस गुड़ हुमैरा, का पिंक इस्तेमाल पिंक कीजिए। सॉल्ट के बारे में जरा लोगों को बताएं, ये क्यों यूज करती हैं, इसके क्या फायदे हैं? देखो, इसके अंदर जो आप व्हाइट जो नमक है ना, वो डायरेक्ट ब्लड शुगर के अपना ब्लड के अंदर मिल जाता है जाके, और ठीक। मिलता है तो उससे जहरीले मवाद बनते हैं। पिंक सॉल्ट क्योंकि पहाड़ी है, हम्म पहाड़ से निकलता है, तो वो हमारी
ब्लड के अंदर जाके वो मिलता नहीं है और उसके ज़रात आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। ये जी। नमक समुद्री जो होता है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है अपनी बॉडी के लिए। हुँ। वो आप जो समुद्री नमक है ना, वो आप जैसे आप पानी गर्म करके पैरों में डालते हैं, वो हुँ। आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। रॉक सॉल्ट हमेशा याद रखो, वो नुकसान नहीं देगा बॉडी को, और इसकी फ़वाइद तो हम क्या जाने। आप देखिए हमारे मुल्क से ही निकलता है हुँ, और दुनिया जहान में इतना कोई कीमती माना जाता है, महँगा बिकता है और हमें हुँ। इसकी कदर नहीं है। तो सही। आप इसका इस्तेमाल कीजिए पिंक सॉल्ट का। और दूसरा ये है कि चीनी बंद कर दो, वॉक अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। मुद्राज़ हैं कुछ जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हुँ। आपकी शुगर के लिए भी अच्छे हैं। तो ये देखो, मैं तो हमेशा आँख बंद करके आप सुबह में नीचे फर्श पे बैठ जाओ। हाँ। किसी और पे बेड पे नहीं, आपने फर्श पे बैठ जाना है आलती-पालती मार के। और उसके बाद आपने देखो, मैं ये जो मुद्राज़ बता रही हूँ फिंगर्स से, ये आपने इस तरह शुरू करना है कि आपने पहले तो आपने ले लिया ये वाली 2 फिंगर्स, ठीक है? हुँ। पाँव करनी है। उसके बाद ये वाली 1 फिंगर जो आपके ने 5 मिनट करनी है, और उसके बाद आपने ये वाली जो फिंगर है ना, ये नीचे दोनों बीच में करनी है, और ये 3 मुद्राज़ आपने 5-5 मिनट करने हैं। हुँ। और ये अपने हाथों को इस तरह पोज़ीशन में अपने घुटनों पे रखना है। हुँ। ऐसी पोज़ीशन में, ठीक है ना? ऐसी पोज़ीशन में अपने, और आँख बंद करके आप सूरह रहमान चला लें, कुछ भी, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें सुबह-सुबह कोई ना कोई सूरतें लगानी चाहिए। जी, तो जी, आप ये बिल्कुल। लगा लें, हुँ। आप कोई सूरत लगा लें और 5-5 मिनट ये मुद्राज़ करें, और सांस अंदर लेते रहें, बाहर लेते रहें। आपका देखिएगा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा, आपका जो है ग्रेट। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और माइंड रिलैक्स करेगा। ये करके देखो एक दफ़ा, आप लोग खुद कहोगे और इसका यूज़्ड टू हो जाओगे आप। नमाज़ पढ़ो, मैं तो हमेशा कहती हूँ 5 वक़्त की नमाज़ हुँ। पढ़ो। अल्लाह ताला दिल में सुकून खुद ब खुद डाल देगा। हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। सही। हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूर होते जा रहे हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूर होते जा रहे हैं। तो उसको हुँ। करीब ले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, वाक़ई लोगों को नमाज़ पढ़नी चाहिए, उससे स्ट्रेस आपका ख़त्म होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होते हैं। और फिर कुछ चीज़ों को ना लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को, मेरा स्ट्रेस की एक वजह ये भी होती है कि वो खुद अपने सर पे ले रहे होते हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल। अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए और वो क्या करते हैं, मुस्तकिल स्ट्रेस ले रहे होते हैं। अभी आपने सुना होगा कि मैं इंट्रो में ये बात करी थी कि अगर मार्केट में रश है ना, तो ख़वातीन इस बात का भी स्ट्रेस ले रही हैं। भाई, जो रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ के काम है, उसका तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ना एटलीस्ट। लेकिन क्या होता है कि छोटी-छोटी टेंशनें, छोटी-छोटी बातों के ऊपर स्ट्रेस लेना, फिर उनका बीपी हाई हो जाता है। रोज़ाना जो है, किसी को अपने बच्चों की टेंशन है, किसी को कोई और टेंशन है, भाई पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, गैस। अब मेरे ख्याल में लोगों को इस बात पे एडजस्ट हो ही जाना चाहिए कि अगर वो रोज़ाना भी इन छोटी चीज़ों की टेंशन लेंगे, तो उनकी सेहत तो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ, देखो स्ट्रेस के लिए भी मैं बता दूँ, हाँ। क्योंकि मैं जो अपने को ना, मैं हमेशा जो है ना, मैं बैठती हूँ ना, तो जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो अपने आप को ऐसे-ऐसे कंट्रोल करने के लिए, ये बैठे-बैठे आपको मुद्राज़ करने की, मतलब बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे-ऐसे हाँ, मुट्ठियों को ऐसे फील करो। सही। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे ये ब्लड की वेसल्स है ना, हाँ। ये कंट्रोल में आना शुरू हो गया और आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो हाँ। जाता है। अच्छा, ये जो अभी आपका आप माइंड, रेमेडी बता रही हैं, ये गुस्से को इंस्टेंट कंट्रोल करने के लिए एक दफ़ा फिर से बताइएगा मेरा। ये देखो, हुँ। ये इस तरह आपने करना है। हाँ। ये कंट्रोल आपका खुद ब खुद हो जाएगा। सांस को तो ऊपर गहरे-गहरे सांस लो और ये वाली पोज़ीशन करते रहो। आप देखो इंशाल्लाह आपका गुस्सा भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखो, अब ना मैं बहुत हाँ। काम डाउन हो गई हूँ। पहले मैं बहुत होती थी, हाइपर होती थी, हुँ। बहुत सारी चीज़ें। हुँ। लेकिन जब जो मुझे अंदाज़ा होता चला गया कि नहीं जी, ये तो लाइफ़ का हिस्सा है। हमारे हाँ। में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें नहीं मिल रही है ना, हमें हुँ। हमारी नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं। हुँ। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी हेल्थ तो खराब नहीं कर सकते ना। अब जब ज़ाहिर आपकी है। हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आपका मैं कहती हूँ कि लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये करो, हमेशा खुश रहो, हमेशा हाँ। आपने अच्छी अच्छी वाइब्स लेकर आनी है, हँसते मुस्कुराते रहो। मैं तो कोई हँसता मुस्कुराता नहीं है ना, बात करता है, मैं किसी से अगर इंटरेक्शन में हूँ, तो मैं उसको खुद ही कहती हूँ कि भाई थोड़ा-सा हँस लो। तो हाँ। हँस के थोड़ा-सा बोल लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन ये कि आपके अंदर से खुशी होगी आपको हाँ, किसी से हँस बिल्कुल। असल में मसला ये ना कि लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि वो अपने वेन्स को ना रिलैक्स करना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो अंदर से रिलैक्स फ़ील करें, और लोगों को यही चाहिए कि स्ट्रेस से एक तो कम बचें। लेकिन अगर स्ट्रेस है, तो ये जो रेमेडीज़ आपने बताई हैं, ये बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ हैं जो कि ट्राई करना चाहिए। अच्छा, शुगर को कट ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो आपने बताया। लेकिन अगर किसी को शुगर है,
तो वो कैसे मेंटेन करे लाइफस्टाइल में आम लोगों की तरह, वो कैसे ज़िंदगी गुजारे? क्योंकि हमारा जिसको भी शुगर होती है ना, वो ये सोचता है कि मैं शायद भाग नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, अब तो मुझे शुगर हो गई। हर बात में ये सुनने को मिलता है मुझे तो शुगर है। शुगर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो भाग दौड़ नहीं कर सकते। आप भी कर सकते, लेकिन उसके लिए एहतियात भी है और फिटनेस भी है। और अगर आपके पास कोई रेमेडी है तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं बताती हूँ उसके लिए। जी। शुगर अगर किसी को प्री डायबिटिक हो गई है तो हाँ। उसके लिए आपने करना है कड़वा जौ। आप मार्केट में पंसार स्टोर पे चले जाइए, लंबी लंबी सी टिंको की तरह आपको नजर आएगा। कड़वा जौ ले लीजिए, हाँ। भुने हुए चने ले लीजिए छिलके समेत, ठीक है। और बादाम, ईरानी बादाम लीजिएगा। वो वाले बादाम जो अमेरिकन बादाम होते हैं ना, तो वो थोड़े से आपको फायदे में कम देते हैं, तो अच्छा। आप वो वाले बादाम को कड़वा ना हो उसमें, भले वो तो खैर कड़वा इतना कड़वा होगा, वो आपको आपको खाने में कड़वा जौ ही कड़वा लगेगा। ये तीनों चीजें इक्वल पोर्शंस में लेकर आप इसका पाउडर बना लें। हाँ। आपने 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुंह लेना है और 1 चाय का चम्मच रात को सोते हुए लेना है। सही। यानी सोने से पहले आपने ये ले लेना है पानी के साथ। आप देखिएगा, आप सुबह उठेंगे, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। लेकिन साथ साथ फिर मैंने कहा है कि आपको वॉक लाजमी करनी है, आपको कैलोरीज जरूर बर्न करनी है, चीनी को छोड़ना है। अगर आप मीठा बिल्कुल छोड़ दें तो आप देखिएगा आपकी शुगर खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी और ऐसे नहज पे आ जाएंगे। फ्रूट्स, हम आ जाते हैं कि जी शुगर में हमने ये फ्रूट नहीं खाना, ये फ्रूट नहीं खाना। बिल्कुल। उस आपको देखिए, अगर आप दिन में एक फ्रूट कोई ले लेंगे तो उससे कोई आपकी शुगर पे असर नहीं होगा। आप खा सकते हो नॉर्मल मिकदार में। वो तो देखिए वो कुदरती चीज है ना, वो आप कुदरत की मिठास आपको शुगर में है, वो अपना फ्रूट्स में है, वो आपको कभी नुकसान नहीं देगी, आपको फायदा ही होगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ये वाले जो फ्रूट्स जो कुदरती आ रहे हैं वो आप खाएं और खाने के लिए बने, इससे आपको कोई नुकसान नहीं। खराब चीज है ना मीठा आप बाजार से खाएं, कहीं से भी खाएं, उसमें चीनी लाजमी होती है। सही। तो चीनी को छोड़ देंगे ना तो आप देखिएगा कि खुद बहुत चीनी की जगह अगर आप चाहे मिश्री ले आए, फिर वही कहूंगी कुदरती है, वो आपको नुकसान नहीं देगी। थोड़ा सा गुड़ ले आए, गुड़ ले आए। अभी मैं बस यही कहने वाली थी हुमैरा कि गुड़ के बारे में बात करेंगे कि गुड़ के कितने फायदे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है कि शुगर को कैसे कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट कैसे रखें और ब्लड प्रेशर जो है उससे कैसे बचें। लेकिन अगर चीनी आप छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़िए, लेकिन उसके ऑल्टरनेट भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भी हुमैरा ने बताया, मिश्री है, गुड़ है। इनके फायदे पूछते जी हुमैरा, गुड़ के जरा फायदे बताइए। गुड़ आपका एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्लड को साफ भी करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स को हल करता है। आप जैसे अब ये लोग जो सांस के मरीज इस सीजन में आते हैं ना, कि जो आपका पोलन एलर्जीज जिन्हें होती हैं, तो आप अगर गुड़ को एक टॉफी की तरह मुंह में रख के बाइक पे जाएं, चलें फिरें, जितना आपने काम पे जाना है निकल जाइए रख के, तो वो आपको डिटॉक्स करता जाएगा। उससे जो आपकी ये डर्ट गर्दो गुबार जो है इससे बचाएगा आपको। तो वो आप गुड़ का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे नट्स हैं, मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि हल्के से घी में सारी ये गुड़ को पिघला लेती हूँ, उसके बाद उसमें सारे नट्स डाल देती हूँ, उसको बटर पे डाल के उसको अच्छी सी टॉफी बना लेती हूँ। तो वो आप खाइए, उसके अंदर नट्स भी होते हैं। बाकी देखो, मैं हमेशा एक रोलर का जिक्र करती हूँ। ये रोलर आपको बहुत मार्केट में आपको फेसबुक फाइनली आपने इसके बारे में अब हमें बताया। ये देख रहे हो ना, ये आजकल बहुत मार्केटिंग है। रोलर आज से 15 साल पहले मैंने इजाद कर चुकी हूँ। अच्छा। मेरे पास ये एक रॉड की सूरत में होता था, एक बड़ी रॉड होती थी और एक सिंगल रॉड होती थी, जो कि मैं शुगर के पेशेंट को देती थी। ये लेकिन अब ये मार्केट में आम हो गई है इतने साल के बाद। तो इसका एक आप, क्योंकि अब इजीली मिल रहा है, उस वक्त मुझे बनवानी पड़ती थी, बहुत मुश्किल से मेरे पास अवेलेबल होती थी। ये रोजाना रात को आपने पैर भी इस पे चलाने हैं और अपने हाथों को भी चलाना है, ये दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके। अच्छा। ये आपके शुगर लेवल को इतना कंट्रोल में ले आएगा, क्योंकि ये मैंने तो रूटीन में, और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी इससे। अच्छा। आप तकरीबन मेरे ख्याल से 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपने एक्सरसाइज करनी है रात को सोने से पहले। क्योंकि ये मैं अपने साइड टेबल पे रखती हूँ और साथ में सोने से पहले मुझे हमेशा याद रहता है कि नहीं जी नींद अच्छी आएगी तो मुझे इस पे रोल करके सोना ही है।
सही। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बताया ये रोलर। और कितने दिन तक करें? अगर किसी को शुगर बहुत हाई है तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना वो ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि इससे आजकल देखो हर हाँ। एक का मसला है कि हमें नींद नहीं आती है। पहली हाँ। बात तो लोग सोते ही हैं, सुबह सोते हैं। मैं हाँ। कहती हूँ कि रात सोने के लिए बनी है, खुदा के वास्ते अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम हाँ। बनाया है, जो आपके दिमाग में एक मादा रिलीज़ हो रहा होता है, वो अंधेरे में ही होता है, लेकिन उसको हम बनने ही नहीं देते। उसके बाद आपके पास फिर बीमारियाँ क्यों नहीं आएँगी? देखो हाँ। वही मैंने कहा ना, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया हुआ है। इस रोलर से आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये हर बंदा यूज़ कर सकता है। शुगर पेशेंट तो करें ही करें, क्योंकि उनका शुगर लेवल हाँ। सही कंट्रोल रहेगा। देखो, मैंने क्या कहा था शुरू में कि वॉक करो। हुँ। हमेशा एक बात याद रखो कि एक किसी दाना ने कहा था कि अपने पैर को गरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो। ये दोनों चीज़ें याद रखो तो आप हमेशा याद रखोगे कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस लेवल आपका नीचे आएगा इन दोनों चीज़ों के करने से। सही। प्लस ये मैं एक डाइट बता रही हूँ, जी, जी। जिसमें जो कि ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, लेकिन ये हर एक के लिए है। इस हुँ। वक़्त थोड़ा-सा ठंडा सीज़न है, तो ये मैंने तो पूरी सर्दियाँ बनाया है। हाँ। आपने फूल मखाने लेने हैं, ये सही। देखो फूल मखाने हैं, जी, ये जी। आप ले लो और इस रोस्ट कर लेना। हल्का-सा घी, देसी घी डाल के इसको तवे पे रोस्ट कर लेना। जितने आप खाना चाहो बना लो, इसकी कोई क्वांटिटी की मिकदार आपको मैं सही, नहीं बता सही। रही। ये आपने लेने हैं कद्दू के बीज, ये आपको ईज़िली मिल जाएँगे। ठीक। ये लेना है आपने बादाम, ओके। जितने नट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये आपने लेना है। सेसमी सीड, जिसे तिल कहते हैं, सफ़ेद तिल। ओके। अच्छा, ये वो सब चीज़ें जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है और ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सही। ये हो गई किशमिश। हुँ। ये सारा आपने, जब आपने मखाने आपने भून लिए, सारी चीज़ों को आपने पाउडर कर लिया, इसमें चाहो तो और जितने नट्स आपको अवेलेबल है, आप इसमें डाल सकते हो। मेरे पास इस वक़्त यही थे, इसलिए मैंने ये दिखाया। सही। आप इसको पाउडर बना लीजिए। हुँ। हुँ। दूध में रात को 1 कप दूध लीजिए, उसके अंदर 1 खाने का चमचा ये डिज़ोल्व कीजिए और ये पी लीजिए ये पाउडर। हाँ। ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर है, जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए, हुँ। आपके जितनी भी मैं बॉडी की प्रॉब्लम्स कहूँ कि बहुत अच्छा रहेगा ये खाने से। तो ये सही। खाइए, आपको ये जो हम बालों के लिए बाहर से हाँ। मेडिसिन्स ले रहे हैं, हुँ। आप ये देखिएगा, इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। सही। हुमैरा, बालों से बिल्कुल जो आपने ज़िक्र किया, तो बालों की सेहत के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। ये बताएँ कि बालों के लिए जो है ख़वातीन को इस मौसम में स्पेशली क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे बाल जो है वो घने भी हों, चमकदार भी हों और जो मैं कहती हूँ ना शाइन शाइन वाले बाल हो जाएँ, वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि आपने एलोवेरा का गूदा निकालना है, फ्रेश एलोवेरा का। हुँ। फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए। मैं तो फ्रेश इसलिए कहती हूँ कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, केमिकल नहीं होता उसके अंदर। हाँ। वो आप निकाल लीजिए फ्रेश एलोवेरा, उसके अंदर आपने जो सिरका होता है ना, ये जो हम सूप वगैरह में व्हाइट सिरका लेते हैं, जी, जी। व्हाइट सिरका आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच डालना है। अच्छा। अगर जेल आपके पास 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच है, तो उसमें 1 चाय का चम्मच सिरका ऐड कीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह फेंट लीजिए और उसे जड़ से लेके पूरे बालों में अप्लाई कीजिए उस जेल को। लगा सही। के छोड़ दीजिए आधा घंटा, उसके बाद सिंपल आपने वॉश करना है। आपके बाल शाइनी भी होंगे और हुँ। आपके बालों से डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी इससे, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से बाल ड्राई डैमेज हो रहा होता है। तो ये सही। आपकी डैंड्रफ भी खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह और बाल भी आपके अच्छे होंगे। अच्छा हुमैरा, बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि वो अपने जो बाल हैं, यानी जब वो वॉश करते हैं तो फ़ौरन उसके 1 या 2 घंटे बाद फ़ौरन ऑयल आना शुरू हो जाता है और स्कैल्प जो है बहुत ऑयली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने तेल लगाया हुआ है। अभी तो उन्होंने बात लिया है, अभी तो उन्होंने अपने बाल जो है वो वॉश किए, अभी उन्होंने कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन थोड़ी सी देर बाद 2, ढाई, 3 घंटे बाद उसमें ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। अब किसी ने जाना है, किसी तकरीब में जाना है, तो शाम को बाल ऑयली हो गए फिर से, उसका क्या हल है? उसका हल एज़ इट इज़ जो भी मैंने चीज़ हाँ। बताई है, हाँ। एलोवेरा ये भी लगा सकते हैं। आप अपने ये जो मैंने सिरका बताया ना, ये शैम्पू में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अच्छा। आप शैम्पू सही। कोशिश करें शैम्पू आप जो है ना क्लींजर वाला, जैसे क्लींजिंग करने के लिए यूज़ करें और हमेशा हम याद रखें हुँ। कि हम जो है ना अपने बालों के हिसाब से ऑयल नहीं यूज़ करते। बाज़ अच्छा। औक़ात जो ऑयली स्कैल्प वाले हैं, हुँ। वो इतना ग्रीसी ऑयल यूज़ करते हैं कि वो और ज़्यादा ऑयली जिनका फ़ील होने लगती है। जिनके स्कैल्प ऑयली होते हैं वो तो कहते हैं हम यूज़ ही नहीं करते कोई ऑयल, ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है स्कैल्प से, तो हम क्या करें? तो ज़रा थोड़ा यही उन तो लोगों की यही मुश्किल तो आसान गलती करने है, के लिए बताएँ। यही हुँ।
हाँ, गलती तो यही है ना कि वो सीबम है, वो सीबम हाँ, की फिक्सेशन हो रही है। आपका जो ऑयल आप लगाओगे, हाँ, वो तो आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, उसकी आप प्रॉपर मसाज करो, देन हुँ, वॉश करो आप हुँ, और कोशिश करो कि आप जो है शैम्पू जो है, वो बगैर सल्फेट वाला, सल्फेट फ्री शैम्पू जो होते हैं ना, वो यूज़ कीजिए। उससे अच्छा, आपके बाल भी कंट्रोल रहेंगे, हुँ, आपकी डैंड्रफ भी नहीं होगी और आपका ऑयली स्कैल्प भी नहीं रहेगा। सही, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए, मार्केट में आपको हर तरह का सल्फेट फ्री शैम्पू मिल जाएगा। हाँ, मेरे शैम्पू में भी नमक बहुत कम मिकदार में है, मैं जो हुँ, हमेशा अपनी चीज़ें भी बताती हूँ। हाँ, मेरे पास पेशेंट ही ऐसा आप यकीन करो मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं कि हाँ, मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं, कोई ऐसा शैम्पू बताएँ। हाँ, शैम्पू बालों के लिए नहीं है। शैम्पू सिर्फ़ बालों को वॉश करता है, हमेशा ये याद रखो हुँ, शैम्पू में कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो बालों को शाइन करेगा, हुँ, बालों को लंबा करेगा, घना करेगा, तेल की क्वालिटी कुछ नहीं। हुँ, शैम्पू का काम सिर्फ़ आपके बालों को वॉश करना है। हाँ, हुँ। अकॉर्डिंग टू योर हेयर आपको अपना शैम्पू परचेज़ करना चाहिए। सही। अच्छा बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त ये बात बताई है लोगों को ताकि उनको ये पता चलेगा कि जो लोग ये समझते हैं ना कि भई शैम्पू की वज़ह से बाल लंबे या घने हो रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ़ वॉश करने के लिए लेकिन उसके लिए साइड बाय साइड आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद ऑयलिंग करनी होगी, खुद आपको जो है रेमेडीज़ करनी होंगी तब जाके आपके बाल जो हैं वो बेहतर हालत में होंगे। अच्छा अब क्या होता है रूखे बाल हैं और इतने रूखे बाल हैं कि किसी ने फ़ौरन से अगर उसको स्ट्रेटनर करना शुरू किया या कि वॉश करने के बाद फ़ौरन ड्राई करना शुरू किया, तो वो इस हालत में भी नहीं होते हुमैरा कि लोग उनको जो है वो स्ट्रेट कर सकें। बहुत ज़्यादा जो है वो रूखे, बेजान और अजीब सी उनकी लुक आ रही होती है, नहीं हेल्दी लुक नहीं आ रही होती। एक क्वेश्चन तो ये और दूसरा ये, क्या घर में प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जा सकता है? खुद कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिसको आप कहें कि जी हमने तो अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट घर में ही कर लिया? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सही। हमेशा मेरा एक आज़मूदा प्रोटीन ट्रीटमेंट है जिसमें आपने दही लेना है। हुँ, दही अकॉर्डिंग टू ईयर जितने आपके लेंथ है आप उस हिसाब से दही ले लीजिए। उसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच कंडीशनर जो भी आप डाल दें। अगर आप हुँ, कंडीशनर नहीं डालना चाहते तो 1 अंडा डाल दीजिए। ठीक फिर है। उसके अंदर आपने डालना है मेयोनीज़ जो कि आप घर में खा रहे होते हैं। आजकल हुँ, तो बालों का मेयोनीज़ भी आ गया है लेकिन मेयोनीज़ आप घर वाला भी डाल सकते हैं। 1 अच्छा। चम्मच वो डाल उसके अंदर आपने जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, हुँ, कोकोनट है, सरसों का है, जो भी है, वो आपने 1 चम्मच ऐड करना है हुँ, और थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करना है, यानी आधा लेमन आप उसमें स्क्वीज़ कर दीजिए। ये आपका मास्क घर में रेडी हो गया है, ये हुँ, आपने रूट्स को छोड़ के लगाना है, रूट्स में नहीं लगाना है। अच्छा। पूरे बालों में मेहंदी की तरह अप्लाई कर लीजिए, 2 घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए। हुँ, होता ये है कि हमारे जो क्यूटिकल है, बालों का जो ये जो हम कहते हैं ना जब ये उठाते हैं, अक्सर आपने बॉटल्स पे देखा होगा कि जी, यहाँ जी, से जी, जी, क्रैक जी। बाल निकल जाते हैं। हाँ, क्यूटिकल ये एंड हमारे जो होते हैं, हाँ। क्यूटिकल्स होते हैं। हुँ, क्यूटिकल हमारा जब हम ब्लो ड्राई करते हैं या हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो उससे डैमेज हो जाता है। हाँ। उस क्यूटिकल को प्रोटीन की ज़रूरत है ना, जब आप उसको मॉइस्चर करेंगे तो आपका क्यूटिकल जो हाँ, है वो वो ब्लेंड ठीक हो होगा। जाएगा आपके बालों के साथ ही, हाँ। बिल्कुल, सही, वो हाँ, जैसे अब ये जो मैंने मास्क बताया ये आप 2 घंटे लगा के वॉश कर लीजिए, आप देखिएगा आपका बाल सॉफ्ट भी होना शुरू हो जाएगा। वो जो हाँ। मरे-मरे बाल नज़र आ रहे होते हैं, वो भी हाँ, आप पे बिल्कुल। ठीक चलिए जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आप हमारे साथ मौजूद थीं, हमें इतनी ज़बरदस्त बातें बताईं, बालों के हवाले से, अपनी शुगर के हवाले से हमसे बात की, आपकी कीमती वक़्त के लिए शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ना, स्पेशली हुमैरा जितनी रेमेडीज़ बता रही होती हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ होती हैं, आप इनको जब फ़ॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ज़रूर फीडबैक हमें दीजिएगा और हमें दुआ में भी याद रखिएगा। भई, इतनी सारी बातें, इतने सारे मसले जो है हम आपके यहाँ पे बैठ के हल कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि आपके बाल जो है वो कैसे घने हो सकते हैं, शुगर कैसे कंट्रोल हो सकती है और जो रोलर बताया ना हुमैरा ने, वो ज़रूर यूज़ करें और आई एम श्योर कि आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मेहंदी डिज़ाइन की। हिना आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे पूछेंगे कि भाई आजकल कौन कौन से जो मेहंदी के डिज़ाइन हैं वो इन है और क्या क्या चार्जेस हैं। मतलब आवाम जो है इतना शोर कर रहे हैं कि भाई अब जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जो मेहंदी लगाते हैं, वो भी जो है टाइम नहीं देते, वो भी उनसे 2-2 महीने पहले 1-1 महीने टाइम लेना पड़ता है। भाई ये क्या सिचुएशन है, इसके बारे में करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेहंदी के बारे में बात करते हैं। अब ये ना पूरी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, लोग इसके बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो मेहंदी आर्टिस्ट को जाके देते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे टाइम लेते हैं कि आप हमें इस तरह की मेहंदी लगा दें। अच्छा, अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो मेहंदी है वो इन है। कुछ लोग अरेबिक मेहंदी पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो मिनिमल की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर कहते हैं कि जी आपने हमें ऐसी मेहंदी लगानी है जो सिर्फ आपने हाथों के ऊपर लगानी है और उसके ऊपर आपने कुछ नाम लिख देना है। या फिर कुछ लोग अब इस तरह से भी
भी मेहंदी लगवाते हैं कि वो पूरे पूरे पोर्शंस के ऊपर मेहंदी नहीं लगवा रहे होते, बल्कि वो अपनी जो स्टोरी है वो भी वहाँ पर अपडेट करवा रहे होते हैं कि भाई आपने ये जो है ना वो एक कोई नाम लिखना है, फिर आपने ये बताना है कि ये फलां जो है वो ए है, ये बी है, ये एस है, और ये इस तरह से कनेक्टेड हुए, पूरी पूरी स्टोरी जो है वो भी अब वहाँ पर लिखवा रहे होते हैं। और मेहंदी आर्टिस्ट बड़े कमाल के साथ, बड़ी खूबी के साथ, बड़ी सलाहियतों के साथ ना वो पूरी पूरी स्टोरीज वहाँ पर पोर्ट्रे कर रही होती है, और छोटे छोटे अल्फाज में जो है वो लिखा हुआ होता है। कोई कैफ़े बना हुआ होता है, कोई और जगह बनी हुई होती है, मतलब लोग जहाँ मिले होते वो भी जो है ना डिज़ाइन बनवा रहे होते कि जी हम पहली दफ़ा यहाँ मिले थे, हम पहली दफ़ा वहाँ मिले थे। और जो ख़वातीन है जो ईद के लिए मेहंदी लगवाती हैं, जो रैंडम शादियों में जाने के लिए मेहंदी लगवाती है ना, वो भी बड़ी इंथुजियास्टिक हैं, और वो भी ये कहती है जी हमें नित नए डिज़ाइन चाहिए मेहंदी में। तो मेहंदी आर्टिस्ट के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो गई है कि इतने सारे डिज़ाइन, इतनी सारी डिमांड्स, लेकिन इन क्या है एक्चुअल में, इस पर बात करने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट हमें ज्वाइन किया उन्होंने, उनका नाम है उम्मे कुलसूम। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे कुलसूम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी है? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि भाई कौन कौन से मेहंदी के ट्रेंड इन हैं और लोग क्या क्या फरमाइशें लेके आते हैं? आजकल तो जो ज्यादातर मिनिमल चल रहा है कि कम हो बट लेकिन बहुत अच्छा हो, अच्छा। नीट हो बहुत और बारीक हो। हाँ। और थोड़ा बहुत आजकल लव स्टोरी का भी ट्रेंड है। जैसे ब्राइडल में मैं आपको बताती हूँ कि ब्राइड्स को होता है कि उनकी स्टोरी पूरी हो हाथों पे, हाँ। कहाँ मिले थे और कौन सी जगह थी, क्या टाइम था, किस चीज ने उनको कनेक्ट किया। तो ये हाँ। सब कुछ जो है वो फिर मैं अपने उनके हाथों पे पूरा वो बनाती हूँ। तो ये कितना मुश्किल हो जाता होगा, लोग टाइम भी लिखवाते हैं कि हम फला दिन इस टाइम पर मिले थे, इस जगह पर मिले थे। ये वो जगह बनवाते पूरी, अगर वो जैसे पेरिस में मिले तो वो हाँ। जगह बनवाएंगे पूरी अपनी। सही। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है, ये कितनी मुश्किल से चीजें, स्टोरी पूरी अपडेट होती होगी, क्योंकि पहले वो मिले, फिर प्रपोज किया, फिर उसके बाद रिश्ता हुआ, फिर वो सारी चीजें अपडेट करवा रहे होते हैं हाथों पे मेहंदी की सूरत में। जी। और मजा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो हाँ। मजा आता है, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। सही। बिल्कुल। अच्छा, जो टैलेंटेड लोग हैं ना, जितने भी जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और स्पेशली मेहंदी आर्टिस्ट, उनको चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जब क्लाइंट उनको कहता है ना जी आपने हमें ये बनाना है, आपने हमें ये बनाना है, क्योंकि उसके साथ में जो लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके इमोशंस भी जुड़े होते हैं। अच्छा, मिनिमल मेहंदी का आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर वो इन है, वो बताइए वो कैसे लगाई जाती है और उसकी वो किस तरह से जो है ना वो इन है, और आजकल कौन कौन शादियों में या ब्राइड्स भी लगवा रही है मिनिमल मेहंदी, ये जरा बताइएगा क्या ट्रेंड है इसका? आजकल तो आप समझ लीजिए ब्राइड्स भी लगा रही है मिनिमल मेहंदी। हाँ। और मिनिमल से मुराद के पूरा गिच लाइक भरा हुआ नहीं, अगर अच्छा कुछ लोग जो है वो एल्बो से भी लगवा रहे हैं पूरा पूरा, लेकिन मिनिमल स्टाइल, मिनिमलिस्टिक, लाइक हाँ। थोड़ा दूर दूर हो, गैप हो, ऐसे ब्रीथिंग स्पेस ज्यादा हो, जैसे वो जिससे वो मेहंदी भी आपकी एक खूबसूरत लगे हाँ। और जो है वो दिखे भी। एक वो पहले होता था ना पूरा मिक्स कर देते थे, जी। वो दूर से कलर ही दिखता था हाथों पे, पता ही नहीं चलता था वो डिजाइन क्या है। लेकिन हाँ। अब तो ऐसे अगर फुल भी होती है ना तो वो एक एक डिजाइन दिखना चाहिए। मतलब लोगों को अब बड़ी अवेयरनेस आ गई है मेहंदी की। हाँ। पहले एक टाइम लोग कहते थे कि भर दे, लेकिन हाँ। अब तो प्रॉपर, मतलब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ ब्राइड तो पूरा वर्क, मतलब एक काम करके बैठी होती है, होमवर्क, हाँ। कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर यूं करना है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। पहले तो बस यूं था कि भर दे, आपको जो अच्छा लग रहा है कर दे। लेकिन हाँ। अब तो ड्रेस वो देखते हैं कि हमारा ड्रेस कैसा है, ड्रेस पर क्या बना हुआ है। जैसे एक थी वो बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड थी, तो उसकी ड्रेस पे भी बटरफ्लाई थी, तो मैंने उसकी मेहंदी में भी फिर बटरफ्लाईज बनाई। अच्छा। इस तरीके से। सही। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताएं कि अब अगर किसी ने साड़ी पहनी हुई है, तो किस तरह की उसको मेहंदी अच्छी लगेगी? भरी हुई मेहंदी अच्छी लगेगी या मिनिमल अच्छी लगेगी, या दोनों, मतलब 4 साइड जो है ना वो लगानी चाहिए? थोड़ा सा ये बताएं लोगों को, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि भाई कौन से ड्रेस के साथ किस तरह की मेहंदी अच्छी लगती है। अच्छा, मैं पर्सनली जो है ना सबको पहले पूछती हूँ ब्राइड से कि आपकी स्लीव्स कितनी है हाँ। मेन इवेंट पे। हाँ। अगर उनकी स्लीव्स फुल होती है ना तो मैं उनसे कहती हूँ कि इस साइड पे आप जो डिजाइन लगवा रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गैप हो, और जो डिजाइन है ना फिर वो यहाँ प्रॉपर वाला डिजाइन वो इस साइड पे आए। हाँ। जैसे कुछ डिजाइन होते हैं जो यहाँ खत्म होके फिर यूं होते हैं, तो फिर वो स्लीव्स के साथ ऐसे हाथ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो सही। ये सारी चीजें मैं पूछती हूँ ब्राइड से कि आप पहले मुझे अपनी स्लीव्स बताएं। और अगर हाँ। उनकी स्लीव क्वार्टर होती है तो फिर मैं वहां थोड़ी सी मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ ब्रीथिंग स्पेस दे, ताकि
इतने हैवी कपड़ों के साथ थोड़ी सी स्किन दिखे फिर आपकी मेहंदी शुरू हो, तो वो अलग ही वो खूबसूरती आती है। हाँ, अच्छा, जो आपने कहा ना कि थोड़ा सा स्किन दिखे फिर वो मेहंदी नजर आए, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है मेहंदी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर वो गैप वाली मेहंदी यानी मिनिमल वाली मेहंदी अगर लगाते हैं ना, तो फिर वो प्रॉपर उसको नीट करना पड़ता है, प्रॉपर उसको तरीके से लगाना पड़ता है। एक चीज़ भी अगर उसके अंदर गलत हो जाती है तो पूरी मेहंदी गलत हो जाती है। तो ये बताएं, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है मेहंदी आर्टिस्ट के लिए कि अगर वो मिनिमल लगा रहे हैं या वो गैप दे दे के लगा रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है। और कितनी देर तक आप लोग जो है क्लाइंट को कहते हैं कि भाई अपने अपने हाथ जो है वो स्टैटिक रखने हैं, या आपने किस तरीके से जो है कितनी देर बाद हैंड अपने वॉश करने हैं? अच्छा, ये जो मिनिमल वाला है ना, हाँ, वो देखने में लोगों को लगता है कि काम कम है, लेकिन ये भरे हुए से ज्यादा मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल है। भरना तो आप क्यों सारा ही आपने भर दिया, लेकिन मिनिमल हाँ। में आपको हर चीज गैपिंग बड़ी परफेक्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं भी अगर गैपिंग आउट हुई ना तो मेहंदी का फिर शो नहीं रहता। और फिर आपका वो सेंटर भी बिल्कुल बैठना चाहिए कि आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल बीच में फिंगर के आए, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। सही। मुश्किल काम होता है। मैं पहले मार्किंग करती हूँ, सही बिठाती हूँ ताकि हाथ की पोजीशन सही रहे, पहले सारी मार्किंग वगैरह करके, और मैं अपना डिजाइन लगाने से पहले अपने दिमाग से मतलब लगाती हूँ, लेकिन मैं ब्राइड से पहले जरूर शेयर करती हूँ ताकि उनको अगर कुछ ना पसंद हो तो मुझे बोल सके और वो फौरन से चेंज हो जाए। और दूसरी बात, आप कि कितनी देर लगाने की होती है, तो हाँ। आजकल तो जो है वो नेचुरल ही लोग सब लगवा रहे हैं। हाँ। और नेचुरल में यूं है कि आपको उसे जो है वो ओवरनाइट रखना पड़ता है 8 से 10 घंटे, क्योंकि पहले केमिकल का था, लेकिन केमिकल इज सो हार्मफुल, तो अब लोग ज्यादातर जो है वो नेचुरल पर आ गया। मेरी खुद की नेचुरल ब्रांड है, तो मैं अपनी कोन्स लेकर जाती हूँ और सही। मुझे पता है कि कितना टाइम इसमें लगता है, क्या है। तो सही। एक मतलब मेन इवेंट से 2 दिन पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका संडे को मेन इवेंट है तो आप फ्राइडे को लगवाए या थर्सडे नाइट को लगवाए, बट सही। सैटरडे का तो फिर मैं मना ही करती हूँ 1 दिन पहले, क्योंकि वो कलर आने में उसमें पूरे 48 आवर्स लगता है। ठीक है, यानी कि आजकल लोग जो है वो नेचुरल मेहंदी कलर के ऊपर जा रहे हैं, और वो 8 से 10 घंटे जो है वो आपको रखना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। चलिए जी, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जल्दी से ढेर सारी बातें जो है हमें उम्मीद कुलसूम के साथ में करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो मैं कुलसूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है मेहंदी आर्टिस्ट है, और इनकी एक और स्पेशलिटी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप जानते होंगे बख्तावर भुट्टो जरदारी को हम सब जानते हैं। उन शादी पर बहुत प्यारी लग रही थी, और उनकी जो मेहंदी थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उनकी जो मेहंदी थी वो उम्मे कुलसूम ने ही लगाई थी। और इनसे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने इनको कैसे फाइंड आउट किया। बताइए उम्मे कुलसूम। अच्छा, तो जो है वो बंटो काजवी जो ड्रेस डिजाइनर है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मैं बख्तावर को कि वो मुझसे मेहंदी लगवाए। हाँ। तो फिर उनकी बख्तावर भुट्टो जरदारी की फ्रेंड ने मुझे कॉल की और मुझसे पूछा कि आप इस डेट पर फ्री हैं, और मैं फ्री थी, तो बस मैं गई और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं तो मतलब इतनी मैंने ब्राइड्स को लगाई है, इतना हाँ। मैं अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, आप यकीन मानिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे कुछ भी तंग नहीं किया, बस मेरे जो एक एज पर मैं पूछती हूँ हाँ। ब्राइड से कि आपको कैसी चाहिए, हाँ। उन्होंने कहा कि आप लगा दे अपनी मर्जी से। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से लगा रही थी, बट मेरी एक है ही आदत कि ऑन दिस साइड आकर, क्योंकि ये साइड बहुत दिखता है, तो मैं पूछती हूँ 2 से 3 बार, तो आप बता दें अगर आपको कोई डिजाइन हो। तो बस उन्होंने कहा था कि आप अजरक वाला अगर बना सके, तो फिर जो मेरे दिमाग में आया उस हाँ। वक्त, और मैंने वो डिजाइन बना दिया। नहीं, उनकी मेहंदी वाकई बहुत प्यारी लग रही थी, और खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। और इस तरह ना आपका जो कॉन्फिडेंस है उस वक्त कितना बूस्टअप हो गया होगा जब आपको इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली और इतने प्यार से उन्होंने आपको ट्रीट किया। जी, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल होके मैंने काम किया वहाँ पर। हाँ। मुझे कुछ ऐसे डर नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप घबरा जाते हो, आप कंफ्यूज हो रहे किसी होते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि बात वही है। हाँ, बात वही है कि एक तो आपका काम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तभी उन्होंने आपको ढूंढा और आपको चूज़ किया। अच्छा, थोड़ा सा ये बात करते हैं कि अब मेहंदी डिज़ाइन जो है वो अब, क्योंकि आपको पता है कि इवेंट्स भी हैं आजकल, शादी सीज़न भी है, फिर अब ईद भी आ रही है, तो उसके लिए लोग जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो कितना टाइम पहले कांटेक्ट करें? क्योंकि ईद के लिए अगर किसी ने आपसे मेहंदी लगवानी है तो कितने दिन पहले वो कांटेक्ट कर ले? क्योंकि आपने कहा कि कम से कम 2 दिन पहले आ जाए, तो भाई चांद रात पे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मेहंदी लगाने जा रही हैं किसी को। जी।
ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कितने टाइम पहले कांटेक्ट करें। हाँ, मैं तो बस अपने क्लाइंट को यही कहती हूँ कि आपको जब पता हो ना कि अब आपकी इस टाइम पे है, तो हाँ, आप बस करवा लें बुकिंग, क्योंकि आप यकीन माने कि कुछ लोग तो 2-2 साल पहले भी बुकिंग करवा लेते हैं हाँ, और कुछ लोग तो आप समझ लें कि 1 दिन पहले भी कॉल करते हैं ना कि आप कल फ्री है, तो इत्तेफ़ाकन मैं फ्री होती हूँ, तो मैं हुँ, चली जाती हूँ। हुँ, बट मैं कहती हूँ कि आप सेफ साइड चलें, क्योंकि देखिए कुछ डेट्स इतनी ज़्यादा सभी को पता है, जो दिसंबर, जनवरी है, वो हाँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी सीज़न होता है। तो कम से कम आप 6-8 महीने पहले तो करवा लें तो अच्छा है। 6-8 महीने पहले आपसे बुकिंग करवानी पड़ेगी। मतलब मैं सेफ साइड का कह रही हूँ कि अगर करवा लें तो अच्छा है, वरना तो 1 दिन पहले भी कर लें, हो हाँ, सकता है मैं सही। अच्छा ये बताएँ कि अब जो ये ईद है, इसके ऊपर कौन-से डिज़ाइन जो है वो इन होंगे? ज़्यादातर लोगों को आप क्या प्रेफ़र करेंगी? क्या सजेस्ट करेंगी? कौन-सी मेहंदी लगवाएँ? तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल मिनिमल डिजाइन्स होते हैं वही चलते हैं। हुँ, अलग-अलग साइज के थोड़े सेंटर, साइड और अलग-अलग छोटी-छोटी मोटिव्स, और यही सब ईद के लिए तो बेस्ट है। क्योंकि हाँ, हैवी वाला जो अगर आप फॉर सपोज पाम से अगर हैवी भी लगवा रहे हो, हाँ, वो बहुत ऐसे मुझे लगता है कि वो दुल्हन-दुल्हन टाइप लगता है। ऐसे हाँ, बड़े-बड़े हाथ, खूबसूरती तो मुझे लगता है जो कम-कम और थोड़ी-थोड़ी होती है ना, उसमें आपका हाथ भी दिखता है, मेहंदी भी पता चलती है क्या हाँ, है, और अच्छी सही। लगती है। और वैसे भी आजकल जो भरी हुई भी लगती है ना, जी, जी। तो उसमें भी मतलब अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन्स लगवाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि बस भर दें। हाँ। इतने फ्लावर्स और चेक्स, और वो भी उसका इतना मिक्सअप होता है कि वो भी बहुत खूबसूरत ही लगती है। खूबसूरत लगती है। अच्छा अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये फ़ैशन भी इन है कि अगर कोई नॉर्मल तकरीब में भी जा रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वन साइड जो है वो मेहंदी लगा के चले जाते हैं। तो वो जो एक नॉर्मल कैजुअल पार्टी में जा रहे हैं, मतलब ऐसे इवेंट में जा रहे हैं और अगर उन्हें मेहंदी लगानी है, ये मैं फैमिली इवेंट की बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है जो प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें तो लोग ये नहीं कैरी करते, लेकिन जो उनके नॉर्मल फैमिली इवेंट्स होते हैं उसमें उनको मेहंदी लगा के जाना है, तो वो क्या फिर किस तरह की मेहंदी लगाती हैं? आप एक यहाँ पे एक मिनिमल सा कोई पैनल सा लगा देती हैं या फिर क्या कोई बेल बना दी, बहुत सारे पत्ते शत्ते भी बनाए हुए होते हैं लोगों ने, तो क्या कौन सी खूबसूरत, क्योंकि ना यूजुअली हमने तो ये सुना है कि अम्मी से भी और दादी से भी और नानी से भी कि भाई खूबसूरत सी कोई बेल बनवा के आ जाए, ये क्या कॉन्सेप्ट है खूबसूरत सी कोई बेल बनवा के आने का, ये जरा बताएं। जी। अब मुझे लगता है कि हाँ, वो बेल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, क्योंकि मोस्टली आप समझ लें कि जितने भी उस लोग बेल को आते किस चीज हैं, से वो अपना रिप्लेस किया है डिज़ाइन आप लोगों ने? बताते हैं। हम्म। वो अपना डिज़ाइन पिंटरेस्ट से निकाल के, गूगल करके वो हाँ, अपना देखते हैं कि डिज़ाइन कैसा है, हाँ, और हमें 3-4 ऑप्शंस देते हैं कि ये है, आप बताएँ अब इसमें से कौन-सा अच्छा लगेगा। सही, तो बेल मुझे तो पता नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले शायद बेल लगाई थी, मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने हाँ, आखिरी बेल कब लगाई थी। सही। मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत मेहंदी हाँ, के अंदर बहुत। वेरिएशन आ गई है, बिल्कुल सही कह रही हैं, मेहंदी के अंदर और बहुत सर्कल भी वेरिएशन जो आ है गई। पहले ज़माने में लगते थे कि बस यूँ गोला फिल कर हाँ, दिया। हाँ, वो सही। वो थोड़ा बहुत लोग लगवाते हैं जिनका ड्रेस वगैरह ऐसा होता है, हुँ, लेकिन अब तो बड़ी डिटेलिंग वाले सर्कल्स और बारीक-बारीक और अच्छे से अच्छे से। अच्छा बहुत। एक और बड़ी मेहंदी इन है और वो एवरग्रीन कहलाती है कि वो लोग क्या करते हैं पाम के ऊपर ये गोल सा कुछ वो गोल सा बनवा के और उसके साइड्स के ऊपर जो बनता था वो अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उसको ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। ये इस तरह के डिज़ाइन, तो वो आप लोगों के यहाँ लोग आते हैं बनवाने के लिए या कोई ख़ास किस्म का कोई ट्रेडिशन ही लेके अगर आ रहा हो, कोई बहुत ट्रेडिशनल शादी हो रही हो तो वो इस तरह से आते हैं, बीच में वो राउंड होता है पाम के बीच में और फिर उसके सर्किल में उन्होंने जो है वो डिज़ाइन बनाया होता है। जी, जी। इस तरीके से भी लोग जिनका ये सब एक तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को ज़्यादा एक कलर का होता है ना कि हमें कलर बहुत अच्छा है, हाँ, वो लोग भी ये वाला लगवाते हैं, क्योंकि ये जो फिलिंग होती है ना मोटी-मोटी, तो इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो जिन लोगों को, वो लोग भी इस टाइप की लगवाते हैं, और कुछ लोगों को कहते हैं ये थोड़ा मिनिमल वाला लुक देता है। ये वाला डिज़ाइन जो है ना, हाँ, हाँ, वो ओल्ड स्टाइल, और ओवल मतलब जो स्टाइल, नहीं हाँ, हाँ, अच्छा-सा लुक, हाँ, वो हाँ, तो लगवाते हैं, ये वाली लोग तो अभी तक लगवाते हैं। हाँ, वही ना क्योंकि ये तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है और ये अभी तक भी इसका जो है फैशन है। और उसके बाद हाँ, वेरिएशंस आ गई है, जैसे अब सर्कल ही एक देखिए फिल वाला हो गया। अब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इतना ही गोल हो, लेकिन अंदर बारीक सा कुछ आप चेक्स वगैरह कुछ ऐसा बना दें। हाँ, और स्क्वायर भी कुछ इस तरह से जो है ना वो लोग बनवा रहे होते हैं, तो जी, बहुत वेरिएशन है मेहंदी में। थैंक यू वेरी मच उम्मे कुलसूम, आपने इतनी अच्छी बातें की और बहुत सारे मेहंदी के जो डिज़ाइंस हैं और नए जो वो हमें बताए। चलिए जी, शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी से, नाम अभी नहीं बताना मैंने, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है और हमारे पास सिंगिंग में तो हमारे पास इतना टैलेंट है कि आप लोगों से मिलते जाएं और हैरान होते जाएं। तो आज आपको मिलवाते हैं टॉप 9 कंटेस्टेंट में शामिल एक ऐसे पाकिस्तानी टैलेंट से जिनका ताल्लुक कराची से है और कराची से ये वाहिद मेल कंटेस्टेंट हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और धूम मचा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान आइडल में और ज़बरदस्त गाना गाते हैं और लोग इनसे इतना इम्प्रेस हो रहे हैं कि आपकी सोच की इंतहा है कि पड़ोसी मुल्क में इनकी कितनी धूम है। मिलवाते हैं आपको वकार हुसैन से। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई क्या धूम मचा रहे हैं आप, ज़बरदस्त गाने गा रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त आप सिंगिंग कर रहे हैं। ये बताएं कि कहाँ से आपने ये सिंगिंग सीखी, क्या बैकग्राउंड है आपका सिंगिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड सिटी 21 का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया, थैंक यू सो मच। एंड बस ये है कि कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से कोशिश नहीं वकार, बड़ा ज़बरदस्त आप सिंगिंग कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त मेलोडियस इनकी वॉइस है। ज़रा थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ना भाई, सिंगिंग का क्या बैकग्राउंड है आपका? सिंगिंग का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। आई एम द 7th जनरेशन इन माई फैमिली जो म्यूज़िक करते हुए आ रहे हैं। और really हमारा एक स्पेसिफिक घराना है, उसका नाम है सैनिया घराना, जो कि मियाँ तानसेन से एक घराना निकला तो वो सैनियंस के लाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस अल्लाह पाक ने उस घराने में जन्म दिया। हाँ। और बस म्यूज़िक कर रहे हैं। माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी रिनोन सितार प्लेयर इन पाकिस्तान, उस्ताद इमदाद हुसैन। ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, म्यूज़िक में हमारा फैमिली का। भाई यू आर डूइंग ग्रेट। और जिस तरह से आप सिंगिंग कर रहे हैं और वकार जब गाना गाते हैं ना और जब लोग इनको सुन रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है बिल्कुल डूब के गा रहे हैं ना, बिल्कुल उसके अंदर इंडल्ज हो गए और ज़बरदस्त वॉइस है। वकार आप यहाँ मौजूद हैं और हमें गाना ना सुनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्लीज क्या सुना रहे हैं आप? गाने सुनाने आए। हाँ, गाने सुनाने आए भाई, हमारा पाकिस्तानी टैलेंट है। जी। तो आगाज़ कुछ यूँ करते हैं कि उस्ताद मेहदी हसन का गाया हुआ फिल्मी गीत चाहूँगा कि मैं अपने व्यूअर्स को सुनाऊं। श्योर श्योर श्योर। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में वो हादसा, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर, वो गज़ब, वो जफ़ा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में। थैंक यू भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे ना आपकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा ये बताएं, अब जो आपके कंटेस्टेंट हैं वहाँ पर, जो भी आपका कंपटीशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है? बाकी कंटेस्टेंट जो हैं वो कैसे हैं, मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, थोड़ा सा कुछ बताएं उस बारे में जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता। कुछ इस तरह की बात नहीं है कि जो लोगों को ना पता हो। हाँ। बिकॉज इस शो को पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में हाँ, इतना सराहा जा रहा है, इतना इतना सराहा प्यार जा किया रहा है। जा रहा है हाँ, कि हाँ। हम लोग पब्लिक प्लेस पे निकल रहे हैं तो लोग बड़ा, अरे पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट जा रहे हैं, बिल्कुल। मतलब विद नेम ना, वकार जा रहे हैं और हाँ, मीरब जा रही है, जैन बलोच जा रहा है, रोहान जा रहा है। सही सही। तो बाकी कंटेस्टेंट जो है वो कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, प्रैक्टिस कितनी देर तक होती है, मतलब सॉन्ग्स वगैरह आप लोग खुद सिलेक्ट करते हैं, क्या है? कुछ इस तरह से बताएं कि कैसे सारा जो है वो प्रोसेस होता है, फिर एक ज़बरदस्त सा जो शो है वो फिर लोगों तक पहुंचता है। बाकी कंटेस्टेंट बड़ी एक फैमिली बन गई है और अब कोई भी एलिमिनेशंस चल रही हैं, आपको हाँ, पता है
कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है तो बाकी सारे रोने लग जाते हैं और बड़ा इमोशनल एक बॉन्डिंग हो जाती है ना आपस में। ऐसी बात है, एक साथ रह रहे हैं पिछले 3 महीने से और बड़ी एक पर्सनल बाउंडिंग हो गई है। पता है कि कौन क्या खाता है, कौन किस वक्त उठ रहा है, कौन सो रहा है। तो आपस में कंटेस्टेंट्स का रिलेशंस बड़ा अच्छा है। और ये बात इवन बिलाल मकसूद सर एंड राहत फ़तेह अली खान साहब, ज़ेब बंगिश मैम एंड फवाद खान, इनको भी पता लग गया है कि बच्चे बड़े आपस में क्लोज हो गए और इनसे अब इनको जुदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप हो गई है, मतलब अच्छा लग रहा है आपस एक साथ में बैठ अच्छी के। बॉन्डिंग है। अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा वकार, जब आप लोग गा रहे होते हैं या सिंगिंग कर रहे होते हैं और आपके सामने जो जजेस बैठे हुए होते हैं या जितने भी लोग आपको जज कर रहे होते हैं वो बैठे हुए होते हैं और उस टाइम पर अगर कुछ आवाज़ थोड़ा सा शेक हो जाए या कोई लाइंस ऊपर नीचे हो जाए, वैसे तो आप लोग बहुत परफेक्टली सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम कैसे फिर वो हैंडल करते हैं? या क्या आप लोग थोड़ा सा कुछ हो रहा होता है कि किसी ने आपको, किसी जजेस ने आपको घूर के देख लिया या अरे इसने ये किया या ये यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेलोडी आउट हो गई, वो जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसा भी है। और अभी लास्ट टाइम हमारे एक कंटेस्टेंट, मैं नाम ले लूँगा, हाँ नहीं ले आप बिल्कुल। तो उन्होंने जब हमारी ऑब्वियसली वो एक रियलिटी शो है, उसके अंदर बिल्कुल भी गलती का मार्जिन नहीं है। और हमारे एक कंटेस्टेंट ने ऑन स्टेज उनके गला हल्का सा, जिस तरह ब्लास्ट होता है हल्का सा, जी जी जी, वो गले में एक हल्का सा यूडिल आया तो उसने समझदारी की। हाँ। उसने रोक दिया ना कि मुझे इन ईयर्स में है ना साउंड सही नहीं आ रहा है। साउंड सही नहीं आ रहा। तो जजेस भी समझ गए कि अच्छा। अब ये समझदारी कर रहा है। हाँ। और इवन जो साउंड इंजीनियर है ऊपर इसाक भाई, उन्होंने भी, वो भी समझ गए डेफिनेटली कि बच्चे शार्प हो गए। हाँ। तो उसने बताया कि मेरे इन ईयर्स में साउंड सही नहीं आ रहा है। तो सब समझ गए और उसको बोला, फिर दोबारा चांस दिया। ऊपर इन ईयर्स में आवाज़ आ रही है कि बेटा हमें पता है कि कितनी ईयर्स में आवाज़ आ रही है, आप दोबारा कर ले टेक पे, मतलब ना वो। हाँ सही। तो वो जजेस तो ऑब्वियसली सारे जितने भी जजेस बैठे हैं वो सारे काबिल इज्जत और बड़े म्यूजिक को बड़े डेप्थ से समझने वाले बैठे हैं। सही। तो उनके आगे तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है कि थोड़ा सा भी कोई आवाज़ शेक हो जाए या गले में हल्का सा यूडल आ जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो वो सब समझते हैं, सामने बैठे समझते हैं। हाँ सही। अच्छा, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर तो किसी, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। क्योंकि वो तो किसी के भी आवाज़ के साथ उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या थोड़ा मार्जिन देते हैं कि ठीक है ह्यूमन एरर का थोड़ा सा मार्जिन दे दिया कि ओके फाइन आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं या क्या? नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वक्त बिल्कुल 100% जो आप अपने स्टेज पर जाके जो परफॉर्म कर रहे हैं आपको उस पे जजमेंट एक दफा अगर गाना स्टार्ट कर दिया तो बस थ्रू आउट आपने, चाहे उसमें लिरिक्स गलत हो रहे हैं, मेरे 2-3 गानों में मेरे लिरिक्स भी गलत हुए हैं। सही। तो मतलब वन गो में आपने गाना है, उसके अंदर नो मार्जिन, नो रीटेक, नो एनीथिंग। अच्छा। आप जब क्यू हो गया कि 1 2 3 स्टार्ट एंड देन फिर उसके बाद गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अब आपने गाना है थ्रू आउट, जो आपका 3 मिनट ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है ना वकार, क्योंकि आपको पता है कि बस अभी वन गो है, इस पे रीटेक नहीं है और दोबारा आपने नहीं गाना, और यही इसी के ऊपर आपकी जजमेंट है। बिल्कुल 100% भी देना है। आप ये भी देखें ना कि 100% भी देना है। हाँ, अब ये कंपटीशन भी है और रियलिटी शो भी है, इसके अंदर रीटेक वाला चक्कर ही नहीं है। और आपने वन गो में गाना है और 100% गाना है जो आपकी आवाम को भी पसंद आए और जैसे कि लोग पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर लोग इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, इनका स्टाइल गाने का ना बहुत अच्छा है। बगैर एक और सॉन्ग प्लीज सुना जरूर, और वन गो में। मैं रिसेंट आपको बताऊंगा, अभी हम लाहौर फैशन वीक करके आए हैं, तो उसमें बड़ा मतलब हमें जाहिर सी बात है हम लोग गेस्ट हाउस से या अपने घर से, मैं तो कराची का हूँ तो मैं तो घर आ जाता हूँ गेस्ट हाउस से। तो वाकई पता लगा है कि जब घर से बाहर निकले हैं तो पता लगा है कि दुनिया इसको बड़ा प्यार कर रही है। कितना प्यार करते हैं माशाल्लाह। आप लोग इतने टैलेंटेड हैं और इतनी खूबसूरती के साथ आप लोग वहाँ पर सिंगिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये कहने की बात है कि ये 9 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन यकीन करें 9 के 9 टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब मतलब उसी वक्त का टाइम है कि आपने उसी वक्त क्या गाना है, उसी वक्त जजमेंट है। अच्छा, सिलेक्शन आप लोगों की नहीं होती? गानों की सिलेक्शन? हाँ। नहीं, गानों की सिलेक्शन टीम की तरफ से होती है, क्योंकि यही तो कंपटीशन है। ओके, दैट्स ग्रेट। मर्जी के गाने हो तो लेकिन यहाँ आप अपनी मर्जी से अपनी सिलेक्शन से सॉन्ग गा सकते हैं। प्लीज कैरी ऑन। चले वही गाना सुनाता हूँ जो इस वक्त मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान आइडल की भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 12 घंटों के अंदर 5 मिलियन क्रॉस किया है मेरा इस गाना। जो मैंने अभी रिसेंट मेरा जो गाना है वही गाना सुनाता हूँ। और मुझे रिजवान सर की भी रिक्वेस्ट है तो वो जरूर सुनाता हूँ।
बिलाल सईद का गाना है हाँ और हमारे नॉस्टैल्जिया से बड़ा उसमें हमारे चक्कर हैं, तो सही। मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। श्योर श्योर श्योर। अद्धी अद्धी रात मेरी अख खुल जावे, याद तेरी सीने विच खिच जई पावे, दस फेर मैनू हुन नींद किवे आवे सोणिए, लेके तेरा नाम दिल अर्जा गुजारे, अखियां दे अतरू भी सुख गए ने सारे, तैनू भुल जान वाले डिस देना चारे सुनिए, नी दस की कसूर मैं तो होया, तू अखियां तो दूर मैं तो होया, नी दिल मजबूर क्यों होया, एक बारी दसते जरा, दिल वाले पुछ देने चा, एक बारी दसते जरा, दिल वाले पुछ देने चा, ओ, ग्रेट 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 भाई। वकार यहाँ पर मौजूद है ना, बिल्कुल जैसे कि वकार की सिंगिंग में हम सब खोए में, और इस वक्त ब्रेक लेना तो बनता है क्योंकि इसके बाद जो है वकार से अब हमने गाने ही गाने सुनने हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वकार हमारे साथ मौजूद है और भाई कर रहे हैं मजे मजे की बातें। पाकिस्तान आइडल में क्या कुछ होता है, अंदर की बातें जानते हैं वकार से। वकार जरा बताएं ना, कंटेस्टेंट क्या करते हैं, कैसे प्रैक्टिस होती है, क्या एक दूसरे के साथ फन टाइम्स होते हैं, कुछ जरा शेयर तो करें। असल में ज़्यादातर प्रैक्टिस ही, और फन टाइम कुछ इतना मिल नहीं रहा है बिकॉज हमें इतना प्रैक्टिस में, एंड अभी मुझे यहाँ शो से निकल के दोबारा प्रैक्टिस पे जाना है, गाने की रिहर्सल जो पीछे होती है। ज़्यादा फन मोमेंट वो होता है कि जब हमारा बीच में ब्रेक आता है ड्यूरिंग द रिहर्सल, हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल के तफरिया करते हैं, अपनी टिकटॉक्स बनाते हैं। एक हमारे कंटेस्टेंट है जैन बलोच, अच्छा। वो बड़े मशहूर हैं जैन भाई, कैसे जैन आप बलोच। करिए से वो बड़े ज़रा फनी भी हैं और बड़े एक करेक्टर है वो पूरा ना। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बस बाहर निकल के, यार अब हो गई रेसल यार, चलो बाहर चलो यार, आओ घूम के आते हैं। मतलब इतना स्टक हुए हैं सारे बच्चे कि इस वक्त टोटली कंसंट्रेशन ये है कि बस जीतना है। हर बच्चे का इस वक्त पर्सपेक्टिव यही बना हुआ है कि जीतना है, बस कंपटीशन है। और दोस्ती यारी बैक स्टेज तो बहुत होती है कि एक दूसरे को खिला भी रहे, यार बिरयानी खा ले यार तू, अच्छा अच्छा। एक दूसरे का गला भी खराब कर रहे होते, तो बिरयानी खा ले। अच्छा बिरयानी खा लो जरा, बिरयानी अच्छी खाओ बात तो है। ये कल खराब तुमने सिंगिंग करनी है, आज बिरयानी खा लो, आज जरा ठंडा खा लो। ठंडा पी लो, थोड़ा सा पानी पिला दो इसको ठंडा। सही। तो ये भी एक दूसरे के अच्छा, साथ जब सिंगिंग की प्रैक्टिस हो रही होती है, जब टीम आती है वो आप लोगों को सॉन्ग बताती है कि भाई अब आपने ये वाला सॉन्ग जो है कल गाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, टीम आके नहीं बताती, अच्छा, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आता है आपके ये वाला गाना है। अच्छा, बस डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि आपने ये वाला गाना ये गाने आप लोगों ने ये तैयार करके आना है। ओके, फिर उसके बाद जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम पे होती है तफरियां कि भाई अगर कोई गाना बहुत अच्छा गा रहा है ना, मतलब 3 लोग बैठे हुए हैं, मतलब जैन बैठे हुए हैं या तुरब बैठी नहीं है, और वो देख रही है भाई वकार तो ये तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ये बड़ा अच्छा गाना गा रहा है, फिर बीच में होता है कुछ इरिटेशन। हाँ बिल्कुल, ऐसे एक दूसरे ना पीछे जब हम लोग एक सुपर लाउंज है उसके अंदर हमारी प्रैक्टिस होती है, तो गेट बंद ना हो हल्का सा, तो उसमें से आवाज आती है ना, अब सुनते हैं एक दूसरे की ना कि ये कौन से गाने रिहर्स कर रहा है, ये कितने हाई नोट्स लग ये रहे कितने हैं, हाई नोट्स लगा रहा है, ये इसका ये गाना तो कितना कल अच्छा हो रहा है। कमाल हो जाना है। हाँ सही। तो मतलब हम जैसे ही वो रिहर्स करके बाहर आया, यार तूने स्टैंडिंग ओवेशन लेनी है भाई, लग रहा है, मतलब ये एक दूसरे को पहले ही, encourage भी करना है। स्टेज परफॉर्मेंस से पहले ही जो है वो एक दूसरे को बूस्ट अप भी कर रहे हैं और नजर भी रखी हुई है कि भाई क्या चल रहा है, अगला जो है वो किस पिच के साथ कल जा रहा है। जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि उसका सुन के अपना अच्छा करना। हाँ। ये बड़ी अंदर की बात है। अगर मेरे कंटेस्टेंट सुनेंगे तो वो बोलेंगे वकार भाई होशियारियां करते हैं। बिल्कुल, पहले दूसरे का सुन लिया, फिर अपना देख लिया कि अच्छा ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 3-4 लोगों के बाद रिहर्स करूँ, ताकि मुझे 3-4 लोगों की सुनने को आ जाएगी ये क्या गा रहे हैं, ताकि फिर मैं अपना 100% और कर सकूँ। सही। और इवन मैं यहाँ पर एक नाम इंक्लूड करना चाहूँगा, जो हमारे इस वक्त शो के म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सर शुजा हैदर का, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
सारे कंटेस्टेंट्स के साथ सबको मतलब उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है और बड़ा प्यार कर रहे हैं। सबके गाने इवन आप लोग सुन रहे हैं, सारी ऑडियंस भी सुन रही है कि गाने जो पुराने हैं जितने भी, उनको आप अभी सुन रहे हैं, वो कितने नए उभर के किस तरह उसका म्यूजिक नए स्टाइल के साथ और लोग सुनना शुरू हो गए बिल्कुल दोबारा। एग्जैक्टली वो गाने जो मतलब सन 1968 का गाना मैंने एक गाया था थिएटर राउंड में, एक नए मोड़ पे, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का। सही, शायद जरा थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल हाँ। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे, एक नए मोड़ पे दिल ने जो मांगी, दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे, एक नए मोड़ पे। अच्छा, कौन से ऐसे जज हैं जिनसे आप लोगों को डर लगता है कि भाई अच्छा चलें अभी ये आके बैठ गए, अब जो है ना अलर्ट, अब सही जो है ना वो जजमेंट होगी, और अगर उन्होंने ऐसे करके देख लिया, आपको ऐसे करके देख लिया, होता है ना कि कुछ हमारे ऐसे जजेस होते हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनसे आपको डर लगता है। बिल्कुल, जजेस में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इवन डर तो चारों का ही है। हाँ सही। और जो ज़्यादा मेरे ख्याल से सब इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि ज़्यादा जिनका प्रेशर है वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। हाँ बिल्कुल। कि उनको ज़रा नोट टू नोट, एक्चुअली मेरी जो गायकी है वो ज़रा क्लासिकल सेमी क्लासिकल गायकी से रिजम्बलिंग करती है। हाँ। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैं क्लासिकल गाता हूँ, मैं बड़ा छोटा सा फनकार हूँ, बट ये कि मुझे थोड़ा सा क्लासिकल के नो हाउ है, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा डर राहत फ़तेह अली खान साहब का लगता है हाँ। और कि इन्होंने तो फौरन से पकड़ लेना कि ये क्या गाया है। एग्जैक्ट नोट टू नोट वो चेक कर रहे होते हैं कि वो किस तरह गा रहे हैं। हाँ। और इनका नोट एग्जैक्ट लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, हाँ। तो ज्यादा डर राहत साहब का। एंड पे सेकंड नंबर पे फवाद सर का डर होता है, वो आपका पूरा पोस्चर, आपकी पर्सनैलिटी, आप स्टेज पे किस तरह बॉडी लैंग्वेज, आप स्टेज पे किस तरह खड़े हैं, आपका हाथ किस तरह उठ रहा है, आप इशारा कैसे कर रहे हैं, गाने का वर्ड क्या है, उसके ऊपर हाथ चल रहे हैं या नहीं, तो मतलब ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बिलाल भाई तो स्वीट आदमी है और उनकी जजमेंट से ये डर लगता है कि वो उनका बड़ा क्रिटिकली जो है ना वो बड़ा जज करते क्रिटिकली देखते हैं। बिलाल भाई बहुत क्रिटिकली जज करते हैं, लेकिन बड़ा स्वीट स्टाइल है उनका बताने का, लेकिन वो स्वीटनेस भी बता देते हैं कि आपने यही किया है। स्वीटनेस में कंटेस्टेंट्स की उतार भी देते हैं। अच्छा जी, मसला सारा ये है ना कि हमारे ये टैलेंटेड लोग हैं और इतना ज़बरदस्त ये सिंगिंग करते हैं और इतना ज़बरदस्त ये गाने गाते हैं। वकार ये बताएं कि अभी तो आप लोगों का ऑब्वियसली आपका कंपटीशन चल रहा है, अभी तो इंशाल्लाह बेस्ट विशेस फॉर यू। अभी से इतनी सारी अप्रिसिएशन आ रही है, अभी से कैसा लग रहा है कि इतने सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से भी इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सब का थैंक्स करूँगा। हाँ। आपके चैनल के तवज्जुह से। सही। एंड आप यूं ही सपोर्ट करें, आप यूं ही प्यार करें। पाकिस्तान में ऐसा और भी बहुत सारा टैलेंट है, जिस तरह जो मेरी तरह का हिडन टैलेंट है बहुत सारा है और भी, लेकिन अभी फिल वक्त जो आपके सामने टैलेंट है वो बिल्कुल मेरिट बेस पे और बिल्कुल प्योरिटी के साथ, और जजेस के अलावा किसी की और की इंटरप्रिटेशन नहीं है इसके अंदर के कोई। इनफैक्ट अवाम भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि, और मैं आपको बीच में बात रुक गई थी कि अब पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो लोग पहचानना शुरू कर दिया। और एक फनकार को यही चाहिए कि उसकी रिकग्निशन हो अवाम में, शनासाई हो, कि वो अवाम में निकले तो लोग पहचाने उसको। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आइडल ने सब कुछ मुहैया किया है, तो थैंक यू सो मच पाकिस्तान आइडल एंड थैंक यू सो मच पाकिस्तान, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। सही। अच्छा वकार ये बताएं कि अभी अब हमें कौन सा जो है वो सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, और कोई ऐसा सॉन्ग सुनाएं कि भाई जो आपको भी बड़ा पसंद हो और लोगों को भी लगता हो कि भाई नहीं वकार ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा गाते, बड़े सारे सोशल मीडिया के ऊपर उसके। चले मैं फिर आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मेरा इस वक्त सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने चैनल से, उसकी मैंने 3 पार्ट में वीडियो डाली, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 मिलियन क्रॉस कर गई है और उसको बड़ा प्यार किया लोगों ने। जबरदस्त। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना है। सही। और उसकी मैं आपको कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगा। ठीक। सावन की भीगी
रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां। और आपने जो अपने ओवरसीज पाकिस्तानी का जी, जिक्र किया, बिल्कुल। तो उनके लिए मैं एक शेर सुनाऊंगा। हाँ। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जा दे दूंगी, फिर तुम किस को जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग की है और बहुत ज़बरदस्त आपने जो ये सॉन्ग हमें सुनाया है। बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। बेस्ट विशेस, अल्लाह करे आप ये कंपटीशन विन करें। और भाई अगर वकार ये कंपटीशन विन करेंगे तो उसके बाद दोबारा हमारे शो पे आएंगे, ठीक है जी? ज़रूर। चलिए जी, ये हैं वो कराची के टैलेंटेड लोग, ये हैं वो कराची के सिंगर्स, ये हैं वो पाकिस्तान की आवाज़ जिनको अब पूरी दुनिया सुन रही है और पूरी दुनिया अब ये कह रही है कि वाकई हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारी साइट पर। हंस रहे मुस्कुराते रहे, कीप वॉचिंग सीरियस 10।